30 किलोमीटर ज्यादा बल्कि ज्यादा अच्छा है। अभी आप लोगों का वहां से संस्कृत बताने है। के लिए आप लोगों को आए हैं, सोचो, है ना, 40 किलोमीटर से बताने के लिए आपको आए हैं, सुबह से आए देख रहे होंगे। संस्कृत के लिए है ना, मदरसा में तो के ध्यान बिहार से वाले जो भी समझ में नहीं हायर आता है सेकेंडरी स्कूल से आए हुए हैं, श्री पंडित शर्मा। चलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए जल्दी। काफी निकालो, नोट करते जाओ, है ना, बिल्कुल नोट करना चाहिए। आप लोग इसको देखिए, ठीक है। 75 25 कितना होता है 100। ये 100 आपको लाना है और आएगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो आपका संस्कृत में 100 में 100 आएगा पूरा का पूरा। और जब आपको पूछा जाएगा कि आपको 100 कैसे मिला, तब आप वो बताना जो मैं अभी आपको आधे घंटे में बताऊंगा, ठीक है। जैसा मैं बताते जाऊंगा, ध्यान से आपको सुनिएगा एक एक बात को। जहां पर आपको नोट करने का रहेगा नोट कर लीजिएगा। यकीन मानिए 100 लाने में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग। पहला प्रश्न आप लोगों का अ, ब और स इस प्रकार से 3 प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का। आप सभी जानते हैं आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा 3 सेट में रहता है, ए सेट में, बी सेट में और सी सेट में। हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में पहला ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव ना हो, वो क्रमांक 4-5 में भी हो सकता है, या पीछे भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सेट में अलग अलग सीरियल उसका रहता है। तो सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्टिव वाला, 15 नंबर का आपका आता है। वैकल्पिक प्रश्न के 3 पैटर्न होते हैं, आप लोगों को पता होगा। पहला पैटर्न ये होता है कि प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से एक उत्तर सही रहता है, जानते हैं आप लोग। दूसरा रहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न इस साल आएगा, वह उसका जो उत्तर रहेगा वह पुस्तक में दिया रहेगा इस प्रकार से। 5 आप लोगों के वैकल्पिक प्रश्न, जिसके एक प्रश्न 4 उत्तर रहते हैं, 4 में से एक उत्तर सही है, आपको उसको लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका क्या रहेगा, रिक्त स्थान वाला रहेगा। रिक्त स्थान तब और खतरनाक हो जाता है जब उसका ऑप्शन नहीं दिया और उसका कोष्टक में दिया है, तो फिर क्या दिक्कत है। आपको तो पहचानना है ना, एक टोकरी में आलू, टमाटर, प्याज, बैंगन रखा हुआ है, आपको पहचानना है। बैंगन को पहचान लीजिए, बैंगन वाली जगह में डाल दिए, टमाटर पहचान लिए, टमाटर वाली जगह में डाल दिए, ये तो करना है आप लोगों को। ये बनेगा कैसे? तीसरा पैटर्न आप लोगों का रहता है सही संबंध जोड़िए। इस प्रकार प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, उत्तर यहां पर दिया हुआ है, आपको जो है बस देखना है कि इसका जोड़ी कौन सा वाला है। अब ये जो 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, ये आप लिख लीजिए। आपका 6 नंबर का प्रश्न जो रहेगा वह आपका किससे रहेगा, पाठ्य पुस्तक से। लिख लो फटाक से, 6 नंबर का पाठ्य पुस्तक से, और 9 नंबर का आपका रहेगा व्याकरण से। व्याकरण से। और ये जो 15 नंबर है, ये 15 नंबर का जो प्रश्न है, ये 15 नंबर का प्रश्न यदि आप सही बना लेते हैं, तो हमारे जैसे टीचर जब कॉपी चेक करते रहते हैं ना, तो एक बार अपना सीटिंग व्यवस्था फिर ठीक कर लेते हैं। अरे मैं किसका कॉपी चेक कर रहा हूँ, उसकी तो सारा का सारा उत्तर सही हो रहा है। आपके 15 वैकल्पिक प्रश्न आपने सही बना लिए, मतलब आप समझिए कि आपने पूरा पाठ्यक्रम याद कर लिया, पूरा पाठ्यक्रम आपने समझ लिया। आप नहीं पढ़े हो, नहीं समझे, तो कभी भी ये प्रश्न आप नहीं बना पाओगे। तो 6 नंबर का प्रश्न कहां से आएगा, पाठ से आएगा। कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों का 13 पाठ में से 5 पाठ कम हो गया, बचा कितना है, 8 पाठ। 8 पाठ बचा हो ना। 8 पाठ के जितने भी अर्थ हैं, प्रश्न के उत्तर हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, सारा का सारा पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। 3 घंटे में आप लोग पूरे 8 पाठ के प्रश्न उत्तर और आपका व्याकरण वाला हल कर सकते हैं। आप ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो। संस्कृत आप सभी को पता है कि कोर्स जो है उसका एक प्रकार से पतला रहता है, कम रहता है, उसमें 5 पाठ कम कर दिया गया, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है। 8 पाठ बचा हुआ बहुत कम होता है, 8 पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला पाठ कौन सा है, अभ्यर्थना। वो पाठ में नहीं है, लेकिन उसमें 4 श्लोक दिए हुए हैं, श्लोक के अर्थ को आप लोग याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। प्रथमा पाठ क्या है आप लोगों का, वार्तालाप, वो कोर्स में है।
द्वितीय पाठ लोष्ट श्रृगालयो मित्रता पाठ में नहीं है। तो देख लीजिए क्या पाठ में है क्या पाठ में नहीं है। 3 पाठ श्लोक वाला पाठ है, हट गया। 4 पाठ विलासा है, देखिए। 5 पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, वो है। 6 पाठ आपका प्राणिकों पे प्रिय, वो नहीं है। 7 पाठ सुभाषित तानी, हाँ वो है। 8 पाठ क्या है? 8 पाठ आत्मानंद, ठीक है, वो पाठ है। इस प्रकार से 9 पाठ ओदरम सुक्तम हट गया है। 10 पाठ परिवार लघु एवं 11 पाठ विचित्र साक्षी, 12 पाठ। ऐसा तो देख लो क्या है क्या नहीं है करके। तो उसमें से आपका देखना 2 पाठ कुल श्लोक वाला पाठ है, मात्र 2 पाठ श्लोक वाला है। पूरा अर्थ को याद कर लीजिए, प्रश्न को याद कर लीजिए। फिर ये जो 6 नंबर का प्रश्न है ना, ये आपका ऐसे ही बन जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस 6 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न आप देखे हो पाठ्य पुस्तक में कहीं पर दिया है क्या? आप जब टाइप का प्रश्न रहता है कहीं देखे हो? नहीं रहता है। वो आप जब पढ़ेंगे ना पाठ को बार बार, जब आप अनुवाद को समझेंगे, तो वो जब पूछेगा थोड़ा सा प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके 4 उत्तर नीचे में दिए रहते हैं, आपको लग जाएगा कि हाँ ये इसका उत्तर है, फिर आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पर आप लोग एक गलती कभी कभी क्या करते हो, देखिए कोई प्रश्न नहीं बनते रहता है तो बाद में बनाऊंगा करके छोड़ दिए रहते हैं और वो छोड़ के चले आते हैं घर। ऐसा मत करना, इसे मिलान नहीं करना। दूसरा प्रश्न आपका जो है 9 नंबर का कौन सा वाला है? व्याकरण वाला। व्याकरण में लिख लीजिए आप लोग, किससे आएगा? वाच्य। नंबर 1 लिखो वाच्य। दूसरा लिखिए उपपद विभक्ति, फटाफट लिखिए वाच्य। नंबर 2 उपपद विभक्ति। नंबर 3 संधि। नंबर 4 प्रत्यय। नंबर 5 उपसर्ग। नंबर 6 शब्द रूप और नंबर 7 अव्यय। आप लोगों को पता होगा, आप लोग ब्लूप्रिंट देखे होंगे, तो व्याकरण से एक एक नंबर वाले प्रश्न अलग से बना करके देते हैं। पहले क्या था, पाठ से पूरा का पूरा 15 प्रश्न आता था, अब ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा संधि पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समास पढ़ लेंगे, प्रत्यय पढ़ लेंगे, तो वो अलग से देगा। संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम बताइए, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसका एक ठो उठा करके वैकल्पिक प्रश्न में पूछ देता है। और उस संधि समास शब्द रूप से सरल है। क्यों सरल है? उसके 4 उत्तर जो दिए हुए हैं, रिक्त स्थान भी है मान लीजिए, इस प्रकार से कोष्टक में आपको 5 दिया हुआ है, तो आप कहीं से भी आपको तो पता चल जाएगा ना। यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा उसका खाली स्थान में क्या होगा, यहाँ पर जब उत्तर में दिया रहेगा तो आपको लगेगा ना कि हाँ ये इसका उत्तर है करके। जैसे जनकाय खाली स्थान विभक्ति भवति, जनकाय में खाली स्थान विभक्ति होता है, आय प्रत्यय लगा हुआ है तो चतुर्थी होगा। जब आप शब्दरूप पढ़े होंगे, शब्दरूप आप लोगों के परीक्षा में नहीं आता है, पता है। शब्दरूप अलग से नहीं पूछेगा आपका कि ये इसका शब्दरूप लिखे करके, वो अलग से नहीं आने वाला। वो इस वैकल्पिक प्रश्न में पूछेगा। वो जो 9 नंबर का प्रश्न आप लोगों का आएगा, 6 नंबर का पाठ से आएगा और 9 नंबर का व्याकरण से आएगा, उसमें से 2 आपका शब्दरूप से आएगा और संख्यावाची रहता है 2 नंबर का। 4 नंबर आप ब्लूप्रिंट में देखे होंगे, ठीक है। तो शब्दरूप का आपको याद करना है और शब्दरूप में आपके सिलेबस में कोई कटौती नहीं हुआ है। जितना आपके सिलेबस शब्दरूप दिया हुआ है ना, जनक का या जो भी दिया हुआ है, वो पूरा आपको याद करना पड़ेगा। धातु रूप भी कहीं पर कटौती नहीं हुआ है। आत्मनेपद, परस्मैपद, उभयपद पूरा याद करना है। इसको यदि आप देख रहे हो इस 100 नंबर को, तो भूल जाइए कि आप एक भी शब्दरूप छोड़ोगे। एक भी शब्दरूप छोड़ोगे तो इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अगर आपको 75 लाना है, जितने शब्दरूप दिए हुए हैं 7 या 8 आपका दिया हुआ है, सारे के सारे शब्दरूप को आप लोग याद कीजिए। तो वो कैसे पूछेगा? मानिए जनक दिया हुआ, जनकेशु खाली स्थान विभक्ति। जनकेशु में क्या विभक्ति है? कोई बताइए, जल्दी बताओ। जनकेशु बहुत गड़बड़ है, बता नहीं पाओ। जनकेशु सु प्रत्यय लगा हुआ है, बालकेशु में सु प्रत्यय लगता है, सप्तमी विभक्ति। ये तो परीक्षा में आएगा, तो कर क्या रहे हो आप? आज ही याद करना। सारे के सारे शब्दरूप आप आज ही याद कीजिए, आज ही याद कीजिएगा सारे के सारे शब्दरूप। अगर याद नहीं होगा तो कल याद मत करना, कल फिर आज बन करके आएगा ना, तो आपको आज ही याद करना है। जब आप उठेंगे तो वो आज बन जाता है, कल कभी आता ही नहीं। आप आज याद करना, एक एक चीज को आप टारगेट बनाइए। अगर आपने टारगेट नहीं बनाया तो फिर हो गया, फिर आप इसको भूल जाइए। आप शब्दरूप याद नहीं किए, जनक का याद नहीं किए, मुनि का याद नहीं किए, आप अस्मत् का याद नहीं करो, इस्मत् का याद नहीं करो, तो 100 कहां से मिलेगा? संज्ञा शब्द वाला रहता है ना शब्दरूप, संज्ञा जनक वाला मान लीजिए है, मुनि है आप लोगों का, फिर क्या रहता है? अस्मद, युष्मद रहता है, वो सब आपको याद करना, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं, ये आपका हो गया, समझ में आ गया। 9 नंबर का व्याकरण इसमें से रहेगा, समय कम है आप लोग का। ये वाच्य उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति मतलब क्या होता है, जैसे कहां पर तृतीया विभक्ति होती है, कहां पर तृतीया विभक्ति होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, ये जरूरी है। ये आप देखिएगा, यहीं पे आपका नंबर कटेगा। 75 नंबर में से प्रश्न का उत्तर है, वो तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप याद कर ही लोगे। श्लोक का अर्थ है वो भी आप याद कर लोगे। इस 75 नंबर में से आपका 7 या 8 नंबर का प्रश्न ऐसे रहेगा जो आपको उस 100 नंबर तक ले जाने में रोकेगा। उसमें से एक शब्दरूप है, क्योंकि अभी आप लोग बता नहीं पा रहे जनेजसु में क्या विभक्ति है करेंगे, तो समझ जाइए कि वो शब्दरूप आपका बाधक बन रहा है इस 100 नंबर लाने में। धातु रूप भी आपका नहीं बनेगा। अगर आपने बालक शब्द का, जनक शब्द का शब्दरूप याद नहीं किए हैं तो आप कथ का, पक्ष का कहाँ धातु रूप याद किए हो, याद करोगे तब तो बनेगा, तब तो आपका 75 में 75 पे आएगा और आप 100 तक पहुंचेंगे। उपपद विभक्ति में देखिए क्या किया आप लोगों का, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया। पढ़ो आप लोग, पढ़ना, पूरा पुस्तक पढ़ो। उपपद विभक्ति है कोर्स में, तो परीक्षा में कैसे पूछ देगा, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति खाली स्थान विभक्ति भवति द्वितीया होता है। सह साकम सार्धम समम खाली स्थान विभक्ति भवति, क्या होता है उसमें, जो भी है तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसा परीक्षा में आएगा। ये दिया देखो यहाँ पर पुस्तक में घर जाकर देखना नहीं लाओ आप लोग, ये दिया है, यह परिभाषा है। अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निक्षा के योग में, हा के योग में, प्रति के योग में, वहां पर आपका द्वितीया विभक्ति होगा। वाक्य में भले ही आपका षष्ठी होता है, गांव के दोनों ओर मार्ग हैं, गांव के का के की षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हो रहा है वहां पर, लेकिन वहां पर का के की का षष्ठी नहीं होता है, ग्रामस्थ नहीं होता है। ग्रामस्थ के जगह में क्या हो जाता है, ग्रामम हो जाता है। तो क्यों होता है ग्रामम, क्योंकि वहां पर आता है आपका अभितः। तो जहां पर आपका अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति ऐसा आएगा, वहां पर द्वितीया विभक्ति को परीक्षा पूछता है वैकल्पिक प्रश्न में, समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है, परितः के योग में कौन सी, अभी आपको कहा था ना बही के योग में कौन सा विभक्ति होता है, आपका वो असाइनमेंट वाला प्रश्न था ना, बही के योग में कौन सा विभक्ति होता है, आया था ना, बनाया हो नहीं बनाया, तो ये यहां से आएगा। ये वही के योग में, बिना के योग में, रिते के योग में पंचमी होता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी। ये मैं आपको जानते हो क्यों बता रहा हूं, यही आप लोगों को 100 नंबर तक ले जाने में रुकेगा। निबंध तो हर कोई याद कर लेगा, आदर पत्र तो हर कोई याद कर लेगा, हो जाएगा ना आप लोगों का याद। श्लोक का अर्थ भी आप याद कर लोगे, बैठोगे तो रट्टा मार लोगे। ये व्याकरण का जो कुछ चीज है ना, जो वैकल्पिक प्रश्न में आएगा, ये आपको 100 नंबर तक ले जाने में रुकेगा। इसलिए इसको उपपद विभक्ति को पूरा आप लोग समझिए। समझ में नहीं आएगा तो बताना, एक दिन हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, उसमें आपको हम समझा देंगे। इतना कर सकते हैं, अभी पढ़ाने का पूरा समय नहीं है। ये आपका 15 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न हो गया। नंबर 2 आप लिखिए, प्रश्न क्रमांक 2, संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द आता है, आप जानते हैं ना, 101 से लेकर के 150 तक के अंकों का संख्यावाची संस्कृत में लिखना पड़ता है। आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर संस्कृत में देखिए एक सूत्र होता है, वैसे ये सब बताऊं तो समय लग जाएगा। 118, तो संस्कृत में क्या करना पड़ता है, 118, 18 बाद में आता है ना, तो 18 को आप क्या करते हैं, पहले करते हैं, मतलब 100 में 18 ज्यादा है तो अष्टादश हो जाएगा ना, फिर अधिकम शतम, लास्ट में क्या आता है, शतम आता है ना। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, 101 से लेकर के 150 तक का गिनती आप लोग बार बार याद कीजिए। याद करने का तरीका यह है कि आप दो बच्चे आपस में बैठ जाइए, एक पूछेगा दूसरा उत्तर देगा, दूसरा पूछेगा तो पहला वाला उत्तर देगा। इससे अच्छा तरीका याद करने का और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा आप लोग कीजिए, आज ही से आप लोग कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 लिखिए, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। संधि से आप मतलब को संधि से आप कर सकते हैं। संधि में आपको हम बता दें, आपके किताब में विसर्ग संधि भी दिया हुआ है ना, इस वर्ष नहीं है विसर्ग संधि, इस वर्ष क्या है आप लोगों का, व्यंजन संधि है। अनुस्वार व्यंजन संधि, परस्वर्ण व्यंजन संधि, जस्व व्यंजन संधि। अनुस्वार, ठीक है, मकार अनुस्वार बदल जाता है, अनुस्वार पंचम वर्ण बदल जाता है ना ये वाला।
और जस्ट व्यंजन संधि क ग में बदलेगा, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। पढ़े हो ना, वागिसह, वाक धन ईसह, क क्या बन जाता है ग, पहला अक्षर जो है ग बन जाता है। ठीक है, तो ये तीन संधि आप लोग कहेंगे, आप विसर्ग संधि को फिर मत पढ़ना, सिर्फ व्यंजन संधि पढ़ना। आपके कोर्स में से वो हट गया है, पता है कि नहीं पता है, क्या क्या हटा है क्या क्या नहीं हटा है, नहीं बता पा रहे हैं तो बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कि क्या कोर्स में क्या नहीं है। वैसे आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर अनुस्वार परस्वर्ण और जस्त्व संधि में, अनुस्वार परस्वर्ण जस्त्व, ये आपका 2 नंबर का आता है। ठीक है, और संख्यावाची शब्द कितना हो गया, 2 नंबर का संख्यावाची हो गया, और 2 नंबर का आपका क्या हो गया, ये संधि हो गया। प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 2 नंबर का रहता है। आपको पता है कि प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृदंत और तद्धित। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं, और इसके अलावा जो बचते हैं संज्ञा सर्वनाम अव्यय पद, उसको हम क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय इस वर्ष है, कृदंत प्रत्यय नहीं है, मत पढ़िए उसको। लेकिन जितना आप लोगों का तद्धित प्रत्यय है ना, सबको याद कर लीजिए। कौन कौन सा, त्व प्रत्यय, गुरुत्वम लघुत्वम त्व, ठीक है, त्व लिख लो, त्व, तल, ठक, स्त्री प्रत्यय, त्व तल ठक स्त्री प्रत्यय, टाप और प्रत्यय। तो त्व प्रत्यय में कैसे पहचानते हैं, गुरुत्वम का त्व, तल प्रत्यय कैसे होता है, गुरुता लघुता, जहाँ पे दास शेष रहेगा वहां पर तल प्रत्यय है, ठक प्रत्यय कहां पर रहता है, जहां पर इक शेष रहता है। पढ़े ना, आपको पूरा याद कर लीजिए, जितना आपके कोर्स में दिया हुआ है पूरा का पूरा याद कर लीजिए। कृदंत प्रत्यय नहीं है, आपका कोर्स आधा हो गया, यहाँ पर आधा हो गया, आपका शब्द रूप कम नहीं हुआ है इस वर्ष, धातु रूप भी कम नहीं किया है, पूरा का पूरा है। लेकिन आपका जो प्रत्यय है ना, कृदंत प्रत्यय, यब प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तुम प्रत्यय सब नहीं है इस सब, तो प्रत्यय ये सब नहीं है इस पर। ठीक है, ये आपका क्या बचेगा, आपका तद्धित प्रत्यय। पूरा का पूरा आप लोग इसको याद कर लीजिए। नंबर 5 लिख लीजिए, उपसर्ग। आप देखना आपके पाठ्य पुस्तक में 22 उपसर्ग दिए रहेंगे। ठीक है, उपसर्ग यानी कि जो पहले जुड़ते हैं, जितना भी उपसर्ग दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसका पूरा का पूरा आपको अभ्यास कर लीजिए। अव, अनु, दूर, ये जो उपसर्ग दिया रहता है ना, परीक्षा में कैसे पूछता है, उपसर्ग पृथक कीजिए, या प्रकृति, या जो आपका जो शुरू वाला उपसर्ग रहता है, बाद में एक शब्द बचेगा, अनुभवती, अनु आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है, भवती आपका जो है जो भी पद है। कभी कभी ऐसा पूछता है कि इसमें से 2 शब्द बनाइए करके पूछ देता है, लेकिन आप ये याद कीजिए कि आप उपसर्ग को उसको अलग कर सकते। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, धातु रूप, 3 नंबर का उपसर्ग आपका 2 नंबर का हो गया। प्रश्न क्रमांक 6, धातु रूप। धातु रूप परस्मय पद, आत्मनेय पद, और जिसका दोनों रूप बनता है वो उभय पद है। ये 75 नंबर तक ले जाने में ये भी रुकावट पैदा करता है। आपको पता है ना, 5 लकार आप लोगों को पढ़ने हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, तीत अंति सीत थ म व लट लकार हो गया, सती सता संति ससी सता सति वाला आपका लिट लकार हो गया, तूता मम तू आपका लोट लकार हो गया। इसके साथ साथ आत्मनेय पद का भी याद करना है आप लोगों को, छोड़िएगा मत। क्यों नहीं छोड़ सकते, इसमें अथवा नहीं रहता है। 2 दिया रहेगा, 2 ही बनाना है, 3 दिया रहेगा, 3 ही बनाना है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। आप छोड़ेंगे मतलब ये आप 75 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और आपको पहुंचना है, आप पहुंच सकते हैं तभी आप लोग यहाँ पर आए। ठीक है, तो परस्मय पद का भी याद कीजिए, आत्मनेय पद का भी याद कीजिए, जितना आप याद कर सकते हैं कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जिसको आप याद नहीं किए वो वही आ जाएगा, हो सकता है कि आप याद किए होंगे तो उसमें से आ जाएगा। आप अभ्यास करके जाइए, धैर्य के साथ वहां पर बनाइए, वो आपका धातु रूप बन जाएगा। धातु रूप, शब्द रूप, ये 75 प्लस ये रोकता है आपको, 75 मतलब 100 तक ले जाने में ये रोकता है। इसको आपको ज्यादा देखना है, आपको ये कठिन लगता होगा। ठीक है, धातु रूप कौन याद करे, प्रश्न का उत्तर याद करो, निबंध याद करो, वो तो हर कोई याद करके गया है, वो तो हर बच्चा याद करके जाएगा। प्रश्न का उत्तर, श्लोक का अर्थ, परीक्षा तो आप लोग दोगे, बाकी लोग तो परीक्षा में सिर्फ बैठेंगे। आप लोग परीक्षा दोगे करके यहाँ पर बुलाया गया है, तो आप लोगों को धातु रूप भी याद करना है, शब्द रूप भी याद करना है, उपपद विभक्ति को भी समझना है, समझते हुए याद करना है।
नहीं समझ में आएगा बताइएगा कि एक बार क्लास लेकर के आपको समझा देंगे, अभी समय कम है, ठीक है। अभी आपको बता दें क्या क्या परीक्षा में आएगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर धातु रूप में जो आपको सिलेबस में दिया हुआ पुस्तक में उसमें कटौती नहीं होगा, पूरा है, पूरा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 7-8 दिया हुआ आपको देखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 7 कर लीजिए, समास। समास आप लोगों का कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का समास आता है। इस 3 नंबर के समास में आप लोगों का कटौती हो गया है, ठीक है। सारे के समास आप सारे के सारे समास आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। लिख लीजिए कौन कौन सा समास आप लोगों का है। द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, इन 3 समास को आप लोगों को जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं, व्याकरण वाला भाग देखते हो ना, पुस्तक के पीछे व्याकरण वाला भाग दिया हुआ है, वहां पर द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इसके जितने भी उदाहरण पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, सबका आप लोग कॉपी में चार्ट बना लीजिए और उसको अच्छे से अभ्यास कीजिए। द्विगु समास संख्यावाची, द्वंद्व समास दोनों पद बराबर होते हैं, और बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद प्रधान हो जाता है। आप लोग जानते हैं इसमें कठिन नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग लापरवाही बरतेंगे तो फंस सकते हैं। क्यों? अथवा नहीं रहता इसमें। 3 नंबर से कम जितने भी प्रश्न रहेंगे उसमें आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर आप जो है रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि 4 दिया रहेगा तो आपको 3 बनाना है, 3 दिया है तीनों को बनाना है, 2 दिया रहेगा दोनों को बनाना है। समास में से वैकल्पिक प्रश्न नहीं आएंगे, बता दो। समास में से कुल 3 प्रश्न आएंगे, वो विकल्प वाले में नहीं रहेंगे। इस 15 वाले में समास नहीं पूछेगा, वो अलग से दे देगा। समास विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए, ठीक है। बाकी जो वैकल्पिक प्रश्न है उसमें प्रत्यय, उपपद, विभक्ति, उपसर्ग, अव्यय आदि से आ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, वाक्यों का अनुवाद। वाक्यों का अनुवाद मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 नंबर का ये प्रश्न रहता है। मैं आपको बता दूं, इस 3 नंबर में 1 नंबर पाठ से आएगा, 1 नंबर का पाठ से आता है। कौन से पाठ से? आप देखना आपके पाठ्य पुस्तक में अनुवाद दिया हुआ है। अनुवाद पीछे पीछे प्रश्न में दिया रहता है ना, स्वामी आत्मानंद के पिता का नाम धनीराम, ऐसा एक वाक्य दिया हुआ है। तो सब पाठ में वो नहीं है, किसी किसी पाठ में दिया हुआ है। तो जिस पाठ में भी पाठ के पीछे में अनुवाद दिया हुआ है, एक एक पंक्ति वाला, समझ रहे हैं ना मेरी बात को मैं जो कह रहा हूं, उसको पूरा का पूरा एक जगह लिख करके याद कर लीजिए। गद्य पाठ के आखिरी आखिरी में दिया हुआ देखिए ना, वो सबको आप याद कीजिए, ठीक है। वो ज्यादा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 15-20 से ज्यादा वो संख्या में नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं, यही आप लोगों का यहाँ जाने से फिर रोकता है। ये हिंदी में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यदि हिंदी में अनुवाद कीजिए करके आता है तब तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन संस्कृत में अनुवाद कीजिए कहेंगे तो थोड़ा सा वहां पर कठिन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके पृष्ठ क्रमांक में लिख लीजिए उपपद विभक्ति और 142 से 155 पृष्ठ लिख लो। पृष्ठ क्रमांक 142 से 155, यहाँ पर आप देखना अनुवाद वाला प्रकरण दिया हुआ है, अनुवाद वाला खंड दिया हुआ है, उसको आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको 100 में 100 लाने हैं, 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा हल करना है, तो वहां पर आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। आप देखना जो आपका कारक प्रकरण है ना, जो उपपद विभक्ति आपके कोर्स में दिया हुआ है, कारक प्रकरण मतलब 10वीं क्लास में क्या दिया हुआ है, उपपद विभक्ति दिया हुआ है। उस उपपद विभक्ति जिसको हम अभी अभी देख रहे थे, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, गांव के दोनों ओर मार्ग हैं, दिया हुआ है ना, लोभ के समान पाप नहीं है, या आप अपने पुस्तक में देखना, आग को समर्पित है, ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। ये जो पुस्तक में हिंदी में दिया हुआ है ना, उसका संस्कृत में सामने में दिया हुआ है, उसका आप लोग अलग से कॉपी में लिख लीजिए, अलग से कॉपी में आप उसको लिख लेना, उसी में से परीक्षा में पूछता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका उपपद विभक्ति है, इसमें भी आपका कटौती हो गया है। कौन कौन सा है लिख लीजिए, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी बहुत कम हो गया आप लोगों का कोर्स, कहीं कहीं पर ये आपको प्रथमा नहीं आएगा, द्वितीय नहीं आएगा, क्या क्या आएगा, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। यानी कि आपका चतुर्थी विभक्ति नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा वाला, और पंचमी बहि, बिना, रिते वाला, और सप्तमी में क्या दिया हुआ आपका कुशला, निपुणः, प्रवीणः के युग में सप्तमी विभक्ति होती है। लिख लो अच्छे से इसको, कौन कौन सा है, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। इन तीनों का उपपद विभक्ति का सूत्र को आप लोग याद कर लेना। खाली स्थान में पूछेगा तो भी कर सकते हैं, सही संबंध जोड़ों में बोलेगा तो भी आप कर सकते हैं, या अलग से अनुवाद में जब पूछेगा तो 2 नंबर का आपका
इस उपपद विभक्ति के बीच से पूछ सकता है, और उसके पीछे में देखो दिया हुआ है, अभी आपको बोला था पृष्ठ क्रमांक 142 ये वाला अनुवाद का अभ्यास। लगेगा आप लोगों को ये बहुत ज्यादा है, कैसे याद होगा, कैसे समझेंगे, कुछ नहीं है। आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो ये धीरे धीरे आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा ना, आपको 100 नंबर के लिए आप इस कमरे में आए हो तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार आपको उसको लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, गद्य का अनुवाद कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9। 6 गद्य पाठ आप लोगों के हैं। कितने गद्य पाठ हैं? 6 गद्य पाठ है। तो 6 गद्य पाठ है तो 2 श्लोक पाठ है, श्लोक पाठों की संख्या कम है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 और 10 दोनों बराबर। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं इसमें संस्कृत का जो है गद्य दिया रहेगा, उसको आपको मातृभाषा में यानी कि हिंदी में उसका अनुवाद करना है। कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का। कोई अथवा नहीं, किसी भी पाठ से आएगा, विलासा पाठ से, वार्तालाप पाठ से, परिवार लघु एवं वरम पाठ से, यात्रा मंगलम प्रति से, विचित्रा साक्षी, किसी भी पाठ से 2 आएंगे और दोनों को आप लोगों को बनाना है। पाठों की संख्या कम होगी तो जोर तो लगाना पड़ेगा ना आप लोगों को, याद तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब तो जाकर के आप पूरे के पूरे मार्क्स लाएंगे। जितने गद्य पाठ दिए हुए हैं जो इस वर्ष हैं उसको आप लोग अच्छे से याद कर। गद्य पाठों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा है। 6 गद्य पाठ आपको पढ़ने हैं, 2 आपको श्लोक पाठ पढ़ने हैं, 1 अभ्यर्थना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 हो गया, प्रश्न क्रमांक 10 हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 और 12 लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 और 12, प्रश्न क्रमांक 11 और 12 जो रहेगा वो श्लोक का अर्थ लिखिए। श्लोकार्थ कुछ नहीं है, आप लोगों के कुल श्लोकों की संख्या आप गिनेंगे ना 27 श्लोक हैं। 4 श्लोक आपके अभ्यर्थना से हैं, 10 श्लोक आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद से है, जिसमें पहला श्लोक प्रश्न, दूसरा उत्तर, तीसरा प्रश्न, फिर उत्तर, ऐसा दिया हुआ है श्लोक का अर्थ। उसके बाद आप देखेंगे आपका 10 श्लोक कहां पर है? सुभाषितानी में दिया हुआ है, और 3 श्लोक आप लोग का गद्य पाठ के बीच बीच में से दिया हुआ है। गद्य पाठ के बीच बीच में से भी श्लोक रहता है, आपको देखना, उसको भी अभ्यास कर लेना। विचित्रा साक्ष्य में भी 1 श्लोक है दिया होगा ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आत्मानंद वाले पाठ में भी 1 श्लोक दिया होगा, उसको भी आप लोग याद कर लें, ठीक है। तो 3 श्लोक रहेंगे, तीनों के 2 श्लोक रहेंगे, आपको उसका अनुवाद लिखना है, अर्थ लिखना है, ठीक है। कुल पाठ कितने हैं? 2 पाठ, मात्र 27 श्लोक आपके हैं। उसको आप लोग जब बैठेंगे याद करने के लिए तो 1-2 घंटे में उसको आराम से याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 और 14, 4-4 8 नंबर का रहता है। इसमें क्या रहेगा देखिए, प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? प्रश्न का उत्तर हिंदी में दीजिए, प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए करके ज्यादा है, तो आप उसको संस्कृत में तो याद करेंगे ही करेंगे, कैसे याद करेंगे उसका आप लोग हिंदी में भी याद करेंगे, ठीक है। हिंदी और संस्कृत दोनों में याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि कौन सा प्रश्न हिंदी में दीजिए करके आ जाएगा और कौन सा संस्कृत में दीजिए करके आ जाएगा, नहीं कर सकते, ठीक है। तो संस्कृत में उत्तर दीजिए करके तो दिया हुआ है, लेकिन उसी प्रश्न को वो हिंदी में उत्तर लिखे करके भी आ सकता है, इसलिए आप उन प्रश्न के उत्तर को दोनों में याद करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर अथवा रहेगा, लेकिन जो प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं कभी कभी बीच से भी प्रश्न बना करके पूछ देता है, इसलिए आप लोग पूरे के पूरे प्रश्न के उत्तर को याद कर लीजिए। यहाँ पर ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 6 दिया रहता है, 4 बनाने का रहेगा, तो आप जिसको बहुत अच्छे से जानते रहेंगे उसको आप लोग बनाएंगे। जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये ठीक से नहीं बन पा रहा है उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, 4 सुक्तियां लिखिए। 4 सुक्ति 4 नंबर का, ये तो आप अपने से लिखोगे। आप ये समझिए कि प्रश्न पत्र में आया ही आया, आता है ना। श्लोक लिखिए और सुक्ति लिखिए, ये आप लोगों का आता है। सुभाषितानी पाठ में से आपको 3 श्लोक याद करना है, जिसमें से 2 श्लोक आपको लिखना है। क्यों? हो सकता है कि 1 श्लोक परीक्षा में आ जाए। हमेशा याद रखिएगा, वहां पर दिया रहता है कि आप उस श्लोक को लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। यदि आपके प्रश्न पत्र में वह श्लोक है तो आप उसको नहीं लिख सकते, और परीक्षा में एक पाठ से एक ही श्लोक का अर्थ आएगा। तो यदि आप 3 अच्छे से याद किए हैं तो आप एक को छोड़कर के जो आया है तो लिख सकते हैं। लेकिन देखिए आपकी परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, आपके याद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है,
आप 3 श्लोक लिखिए, आप अपनी सहेली से, अपने दोस्त से चेक करवाइए, वो 3 श्लोक लिखेगा बिना देखे, आप चेक कीजिए। एक भी गलती श्लोक या सूक्ति में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, परीक्षा कॉपी चेक करने वाला, आप 100 वाले बच्चे हो ना, 100 नंबर पाने के लिए यहाँ पे आए हो ना, आपका उत्तर में गलतियां खोजेगा परीक्षक कहां पे इसका नंबर काटे, पूरा 100 पा रहा है, सबको बना लिया है, आपका क्या करेगा, वो आपका नंबर काटने पर खोजने का प्रयास है, क्योंकि उसको नहीं कहीं नहीं मिल रहा है ना, वो तो आप और हम बराबर हो गए। आप लोग कितने विद्वान, आप देखिए, आप हिंदी में 90 प्लस लाते हो, इंग्लिश में 90 प्लस, संस्कृत में 90 प्लस, गणित में 90 प्लस, विज्ञान में 90 प्लस, समझ, बाप रे कैसे कर लेते हो आप, मानना पड़ेगा। आपकी प्रतिभा को सैल्यूट करते हैं हम, और आपके माता पिता को नमन करते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। आप सब में 95 प्लस ला रहे हो, हम तो एक विषय में नहीं ला पाएंगे। आप हिंदी भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, सब में 95 कैसे कर लेते हो आप? अपनी ताकत को आप लोग पहचानिए, आप वो कर सकते हैं और वो कर रहे हो। जो जो आपसे याद नहीं हो रहा है उसको आप लोग फिर से याद कीजिए। श्लोक सूक्ति को बार बार लिखना है, बार बार अभ्यास करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आता है, प्रश्न क्रमांक 16, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का आपका 2 फॉर्मेट रहेगा। कौन सा फॉर्मेट रहता है? एक तो अपने मन से आवेदन, अपने मन से मतलब वो दे देता है आवेदन पत्र लिखे करके, और दूसरा क्या रहता है, एक आवेदन पत्र दे देगा और उस आवेदन पत्र में बीच का छोड़ दिया रहता है, उसको कोष्टक में देता है, वो सरल है। अगर आप अच्छे से अभ्यास किए हैं तो वहां से सही शब्द को छांट करके एक प्रकार से वो खाली स्थान है। यह आप लोगों का 4 नंबर का आता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में जितने दिए हुए हैं उसको बार बार आप लोग अभ्यास कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, अपठित गद्यांश। समय कम है, घंटी बज गया, इसको समझाना था आप लोगों को। अपठित गद्यांश देखिए 4 नंबर का आता है। इसमें अथवा रहता है। पहला प्रश्न में आपका रहता है शीर्षक लिखिए, दूसरा रहता है सारांश लिखिए, और अथवा में जो 4 प्रश्न आते हैं उसमें से 2 प्रश्न आप लोगों का प्रश्न का उत्तर पूछेगा, जिसका उत्तर वहीं पे मिल जाता है कि का बिना लोकतंत्रम सुरक्षित न भवति, वो उस वाक्य में मिल जाएगा। लेकिन जो 2 नंबर का और प्रश्न रहेगा ना, उसके प्रारूप अलग रहते हैं। कैसे रहते हैं फटाफट लिख लीजिए आप लोग। विशेषण विशेष्य नंबर 1, विशेषण विशेष्य नंबर 2, जल्दी लिखिए, विलोम पद नंबर 3, पर्यायवाची समानार्थक नंबर 4, कर्तृपद नंबर 5, क्रियापद नंबर 6, अव्यय नंबर 7, सर्वनाम नंबर 8, कह शब्द। ऐसा आता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं क्या पूछता है ये 2 प्रश्न में, इसमें इन दोनों में से विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, विलोम पद क्या है, पर्यायवाची क्या है, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, अव्यय पद कौन सा है, सर्वनाम पद कौन सा है। यानी कि ये भी व्याकरण से आता है। व्याकरण को आप अलग नहीं कर सकते, सब में व्याकरण है, ठीक है। अपठित गद्यांश में भी व्याकरण आ रहा है, तो आपको पूछेगा इस वाक्य में इसका विलोम शब्द क्या है, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, क्रियापद क्या है, इस प्रकार से परीक्षा में आता है। प्रश्न क्रमांक 17 श्लोक है 5 नंबर का, उसके बारे में आपको बता दिए हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, निबंध। निबंध लिख लीजिए क्रम से, सदाचारः, मम प्रदेशः, बीटा और मम प्रिय कवि। ये चारों आप निबंध याद कर लीजिए। आप 1 नंबर 1 निबंध याद कर लेंगे और सोचेंगे कि 100 में 100 आ जाएगा, नहीं आने वाला है। 4 निबंध आपको याद करके चाहिए, पता नहीं कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। सदाचारक नंबर 1 में रखिए इस वर्ष के लिए, मम प्रदेशः, बीटा और मम प्रिय कवि, ये आप लोगों का 6 नंबर का आता है। आप लोग परीक्षा देने जाते हैं, आपको पता है, आप मेरे से पहली बार परीक्षा तो पहले भी दिए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का पहले है। परीक्षार्थी जब प्रश्न पत्र खोलता है संस्कृत का या अंग्रेजी का, सबसे पहले क्या देखता है? 2 मिनट, सबसे पहले क्या देखेगा वो? निबंध। निबंध आया है कि नहीं आया है, मेरा याद किया हुआ। यदि उसका याद किया हुआ निबंध आ गया तो पूरा उसका आधा जो है बोझ क्या रहता है, कम। और अगर निबंध नहीं उसका याद किया हुआ आया, वो कितना भी प्रश्न का उत्तर याद करके क्या रहेगा, ये भी नहीं बना पाएगा, उसका निबंध नहीं फंसता है। होता है ना सर? आप सबसे पहले क्या देखते हो? निबंध। फटाफट पलटते हो, हाँ अरे आ गया मम प्रिय कवि, रिलैक्स हो जाते हो आप, ऐसा होते हो। तो निबंध आप लोग 4 याद कीजिए,
ठीक है। तो आधे घंटे के कालखंड में इतना हो सकता था। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, देखिए साइड बता दिए होंगे। आप स्वयं परीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आपके पापा छोड़ने जाते हैं, बड़े भैया छोड़ने जाते हैं, या फिर कोई और छोड़ने जाता होगा, वो बाहर बैठे रहते हैं, वो 3 घंटा खत्म होने का इंतजार नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि काश से 3 घंटा 6 घंटा हो जाता और मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है और थोड़ा सा लिख लेती, पढ़ लेती, ठीक है। ये आशा करके बाहर वो किसी महुआ पेड़ के नीचे में, नीम पेड़ के नीचे में बैठे रहते हैं 3-3, 4-4 घंटे, पता है ना आप लोगों को, और पूछते हैं तुम्हारा तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। जो भी आपको याद नहीं होगा किसी भी चीज का, धातु रूप, शब्दरूप, आप अपने पापा को देखिए, मम्मी को देखिए, छोटी बहन को देखिए, छोटे भाई को देखिए, बड़े भैया को देखोगे, उनकी आशाओं को देखिए, अपने गुरुजनों को देखिए, वो आपको याद हो जाए। और ये सब यदि आपको नहीं दिख रहा है, आपके पापा आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी मम्मी आपको दिखाई नहीं दे रही है, कभी आपको याद नहीं, ठीक है। बहुत आशाएं रहती है आपसे जुड़े हुए लोगों की, उन पर यदि आपको खरा उतरना है तो किसी भी चीज को आप नहीं छोड़ सकते, पूरा पूरा पूरा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हम लोग का मोबाइल नंबर रहता है, आप लोग संपर्क कीजिएगा, हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है।